हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका नीट फिजिक्स की इस ऑसम सी सीरीज में बच्चों, जहां पे हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते हैं, फॉर्मूले को रिवाइज भी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गेम बच्चों, हर बच्चों को ये आना चाहिए कि जो भी आपको आता है उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों। तो ये सीरीज ऑसम तरीके से एक बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट रिविजन आपको देगी, बेस्ट प्रैक्टिस आपको देगी, बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपको देगी। और जो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करेंगे, जो रिविजन करेंगे, उनका एक ऐसा एप्लीकेशन आप करके जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने नीट फिजिक्स में बेस्ट स्कोर लाने के लिए इस साल। राइट, हर बच्चा कितना भी एवरेज हो एक बेस्ट स्कोर कर सकता है फिजिक्स में। ये मेरा काम है बच्चों कि आपको फिजिक्स में मैं स्ट्रांग बनाऊं। तो आज का लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसमें हम सबसे पहला पार्ट एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे, यानी एटम से रिलेटेड। आप सबको पता है बच्चों, इसकी हिस्ट्री सबसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले। राइट, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो हर साल का रिकॉर्ड रहा है इसका भाई लोग। लास्ट ईयर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 4 to 5 क्वेश्चन का आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। उत्तर की यस, मिनिमम 16 मार्क्स यार बहुत होते हैं, और मैक्सिमम 20 मार्क्स आप यहां से लेने वाले हो बच्चों। मैक्सिमम 20, लास्ट ईयर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। क्या बात कर रहे हो सर? यस बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। और भाई मैंने ये माना है कि जो भी PYQ मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपके नीट के, भाई जो भी 90s से पूछे जा रहे हैं 2024 तक, सारे पॉसिबल PYQs मैं करूंगा। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि 85 to 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे एज इट इज, या एक्सट्रैक्ट होके सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट। तो बच्चे को टोटल फोकस अपना इस पे रखना है, उसको टाइम इस पे इन्वेस्ट करना है। मैजिक होगा फिर आपके साथ, मैं बता रहा हूं, आपने भटकने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बच्चे को लगता है कि मैंने तो PYQ किए हैं कि भाई एक बार आप बहुत शिद्दत के साथ टीचर्स के साथ मिलके कर लोगे ना, आपको पता चलेगा कि जितने भी आप एनालिसिस कर लो जाके, कि सारे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में लगभग कुछ परसेंट क्वेश्चन को छोड़ के, 3 4 5 क्वेश्चन को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से एक्सट्रैक्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से रिपीट होते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं केवल वही क्वेश्चन छोड़ूंगा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जो या तो सेम टाइप का होगा, या इसमें बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ते उसको टिक कर लेंगे, लेकिन सारे न्यू कॉन्सेप्ट या थोड़े लेंथी या थोड़े डिफिकल्ट सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो एक परफेक्ट रिवीजन आपका इस सीरीज में मेरे साथ होने वाला है बच्चों। तो बने रहना मेरे साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, बहुत ऑसम होने वाला है। क्योंकि कंप्लीटली मैंने फिजिक्स पे फोकस किया है आपकी नीट फिजिक्स को ऑसम बनाने के लिए। ठीक है बॉस? यस। तो भाई लोग, ये होने वाला है पूरा सिनेरियो आपका, और ये चैप्टर आपके लिए धुआंधार और धुरंधर होने वाला है। मतलब आप बस रेडी रहे और नोट्स बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मेरी ये बातें, और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये जर्नी। देखो, बिफोर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड चूंकि हमारा जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, उनको सीखना, उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये वाला है। बिफोर दैट मैं आपको वो फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूं, जिन पे एटलीस्ट आपने फोकस करना है। फिर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल के थ्रू वो फॉर्मूले यूज भी होंगे, प्रैक्टिस में भी आएंगे, और हमें समझ में भी आएंगे। कितना मजा आने वाला है भाई, आप समझो। और कहां बच्चा फंस सकता है, वो सारी टेक्निक, सारे तौर तरीके मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ही ऑसम होने वाली है बच्चों। चले स्टार्ट करें आप सब और हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और इस चैप्टर को, और ऑसम तरीके से सीखते हैं इनका एप्लीकेशन करना। ओके गाइस, देयर वी गो। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ऑल द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मूला जो इसमें यूज होने वाला है। एटलीस्ट एक, देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप थ्योरी पढ़ लो फिर न्यूमेरिकल करेंगे बाद में जाके 4 साल बाद, आप साथ में करो। मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन करते हो तो इस तरीके से करो कि साथ में आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो, सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी, हर चीज आपको पता चलेगी। इवन ये तक पता चलेगा कि नीट वालों ने आपके एग्जाम में कौन से नए कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बनाया होगा। अंडरस्टूड? यस। चलो भाई देखो, ये चीज आपने इसमें याद रखनी है एटलीस्ट बच्चों, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है वो। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल के थ्रू ही सब कुछ बता दूंगा आपको, हर टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, तो इसकी तो आप टेंशन ही ना ले। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला रिलेशन जो हर बच्चों को याद रखना चाहिए यहाँ पे, रिगार्डिंग टू ऑल बोहर मॉडल एंड ऑल। तो बच्चों यहाँ पे बोहर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम आपको पता है n टाइम्स होता है h/2 पाई के, यानी ये इंटीजर होना चाहिए, ये आप सबको पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन।
राइट, कूल। अब भाई हमारे को पता है जिस ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस भी तो पता होनी चाहिए, उसकी उसमें जो वेलोसिटी है वो भी तो पता होनी चाहिए, सब कुछ जो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक नजर में रखना है, फिर क्वेश्चन करना है, फिर वो सारे कंसेप्ट जो उसमें मैं यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे आपके लिए छोड़ दूंगा, वो सारे न्यूमेरिकल के थ्रू यूज होंगे। तो ये अल्टीमेट टेक्निक होने वाली है आप सबके लिए, ठीक है। देखो भाई वेलोसिटी जो होती है वो z बाई एन, इस तरीके से n पे डिपेंड करती है जो ऑर्बिटल नंबर होगा, एंड z आपको पता ही है इसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, किसी भी न्यूक्लियस के लिए जब वो बात करेगा, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए किसी के लिए भी बात करेगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है बेसिकली वो z बाई एन इस पे डिपेंड करती है, यानी z की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद सिंगल पावर। और जो उस ऑर्बिट की जो रेडियस रहेगी बच्चों, nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो आपको कहानी समझ आ रही होगी बॉस। और बच्चों यहीं से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम, उसका रेवोल्यूशन टाइम निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, वो तो यहीं से बन जाएगा। तो मेन चीजों की बात कर रहा हूं। तो गाइस इन चीजों पे आपने याद रखना है। जैसे टोटल जो एनर्जी होती है किसी भी अनंत ऑर्बिट में -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मेजरमेंट हम किया करते थे, याद आया। और टोटल एनर्जी जो भी होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे खोटे खोटे से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब मैं हर वो चीज बताऊंगा जो बेसिक तौर पर एटलीस्ट आपको इसमें याद रखनी है, लिस्ट बना लेनी है मस्त तरीके से, ठीक है भाई लोग। अब देखो गाइस नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर, और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे को उसमें याद रखनी है। बच्चों याद करो आपका रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है, रिडबर्ग, ये तो आपको सपनों में आना चाहिए। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इसका यूज करके क्वेश्चन ना आए। मतलब जो भी आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी सीरीज बनती थी और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, तो वेवलेंथ हम निकालते थे 1/λ=r जेड स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको आप कैसे भी लिख लो, जब ट्रांजिशन हो रही होती है ना, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट जब वो आ रहा होता है, तो ये वाली जो n1 होती है फिर इसको हम लो स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, ये लोअर वाली होती है, ये लोअर स्टेट होती है उसकी, और ये n2 हम हायर स्टेट ले लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से सब लोग इसको पढ़ते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे ही बताता हूं कि अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है यहां से यहां लोअर स्टेट में आ रहा है, तो जहां आ रहा है उसको 1 लेंगे और जहां से आ रहा है जंप करके उसको 2 लेंगे। जैसे हम अपनी बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से नीचे आ रहा है हमने 1st फ्लोर पे, तो 3rd को लेंगे हम n2 जहां से आ रहा है, और n1 किसको लेंगे जहां पे आ रहा है 1st फ्लोर पे आ रहा है, वो अपने 3rd फ्लोर से 1st, तो वो लोअर स्टेट बनेगी आपके लिए, समझ गए आप। तो ये n1 ले लेंगे। आगे मैं पूरी डिटेल में भी बात करूंगा, तो फिलहाल के लिए आपने याद रखना है R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। ये सब आपको पता है, इसकी वैल्यू तक पता होनी चाहिए बच्चों आप सबको। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097, लगभग इसके आगे भी नंबर होते हैं, और 10 पर मीटर होता है। ये कूल है सुपर कूल है। जेड एटॉमिक नंबर है, अगर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, उसके लाइक है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो कूल गाइस, 1/λ को आप वेव नंबर भी कहते हैं, वो आपको पता है, बट हमारे यहाँ पे फिजिक्स में तो लैम्डा की वो नॉर्मली बात करेगा। तो ये वो थोड़े से रिलेशन है जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देगा, है ना। ये मेरा मकसद है भाई लोग, वो आसान बना देगा, मतलब बना देगा। ये रिविजन नहीं है, ये मैंने जस्ट बताया कि ये दिमाग में रखना है। रिविजन तो मैं जब न्यूमेरिकल करा रहा हूं अभी, उसके साथ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि अल्टीमेट तो यार मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल करना ही होता है ना भाई। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद हो, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना भाई, अगर ये एक न्यूक्लियस है, अगर मैं आपको बताऊं ये दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अराउंड किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होगा, तो अगर वो घूम रहा है उसके पास वेलोसिटी भी है और वो दूर भी है यहाँ से किसी ऑर्बिट में, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, टोटल भी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड के। मतलब जो टोटल एनर्जी के, ये जो टोटल एनर्जी मैंने लिखी है, ठीक है, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। मतलब जो इसका फॉर्मूला वही इसका फॉर्मूला है, बस ये नेगेटिव में होती है टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ऑब्वियसली पॉजिटिव में होती है, ठीक है बच्चों। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, ये आपको पता होना चाहिए, डबल होती है, समझ गए। या आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, एक बात ही है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी चूंकि नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड और बाय 2। ये रिजल्ट याद रखने घने जरूरी है हमारे वास्ते, ठीक है। ओके सर, और क्या चीज है जो थोड़ी थोड़ी सी मेरे को इसमें याद रखनी है बच्चों, मैं आपको बता दूं। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सीरीज बनाते हैं, लाइमन, बार्मर, पाशन,
ब्रैकेट, पी फंड, वो सारी बनाते हैं। अगर आपको 4-5 नंबर तक उन ऑर्बिट का जो ग्राउंड स्टेट है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इन सब की एनर्जी पता है, तो आपके डिफिकल्ट से लगने वाले न्यूमेरिकल, आई गारंटी गाइज, वो भी आसान हो जाएंगे, आपकी सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी अगर वो डेटा याद रख सको। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसको प्लीज लिख के उसको याद कर डालो, मजा आएगा आपको। इसके देखो भाई, मॉडर्न फिजिक्स में ना जो भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं ना, मैं आपको बता दूं, वो बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में फंसते हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाना। अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन कोई भी हो मॉडर्न फिजिक्स से, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, बिल्कुल भी उसमें कोई बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन हर बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को आप देखना, आपके साथ भी होगा, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन होती है, डिफरेंट अजीब से नंबर्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, और वहां पे बच्चा फंसता रहता है। ठीक है, उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए जो जो ट्रिक टेक्निक मैं बताऊंगा, उस पर बस फोकस करते रहना। ठीक है भाई लोग, देखो भाई मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों मैं यहां पे बना रहा हूं, ये ग्राउंड स्टेट बना दी, ये फर्स्ट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, तो ये N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, और अगर इसको ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाओ, तो इन्फिनिटी में तो आपको पता ही एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब पॉजिटिव होती है। बाकी हर ऑर्बिट में एनर्जी बॉस आपकी नेगेटिव होती है, नेगेटिव। कूल सर, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला ये है, अगर कभी भूल भी जाओ तो इस फॉर्मूले से निकालना है, और मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूंगा यार, हाइड्रोजन एटम का जेड तो 1 ही हो जाएगा, तो ये देखो N1 लिखोगे तो इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बस इतना याद रखिए, मिनिमम एनर्जी। जब आप सेकंड में एनर्जी निकालोगे तो देखो n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करो तो -3.4। मैं कह रहा हूं आपको ये यूज करना ना पड़े, इसको याद कर डालो। मैं बता रहा हूं आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा भाई लोग। और 3 पे अगर बच्चों में बात करूं, 3 जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, याद कर डालो। 4 सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, वैसे तो सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई, और 5 लास्ट याद रखना है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रख लो चांदी मेरे, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी है ना। बस आप मेरी बात मान के देखो और ये नोट्स बना लो, ये लिखना आपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स, बाकी तो आपने पूरे साल भर नोट्स बना रखे हैं ना भाई, ये लिख लो बस। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उनके थ्रू ये सारा एप्लीकेशन होगा, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा, है ना, ये मजा आएगा पक्का, ये याद रख लो। ठीक है भाई लोग, और इनका नाम क्या होगा धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन में करेंगे वही बताऊंगा। देखो भाई, ये ग्राउंड स्टेट होती है, ये ग्राउंड स्टेट है, मिनिमम एनर्जी धीरे धीरे आप देख रहे हो नेगेटिव में कम हो रही है वैल्यू, मतलब बढ़ रही है, और इन्फिनिटी पे जाके ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड है तो ये हायर स्टेट होती है, ये N1 से हायर है 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, सबसे हायर एनर्जी इन्फिनिटी पे है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में मान ले यहां पे है बच्चों, और वो 4 से ऊपर ना जाए, अगर ऊपर जा रहा है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 4 से 3 की तरफ आए, या 2 की तरफ आए, या 1 की तरफ आए, तो वो ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन, तो एनर्जी रिलीज होगी ना वहां पे कोई ना कोई, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी भाई, ये वेवलेंथ है, फोटोन की एनर्जी होती है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये वाला होता है ट्रांजिशन में, यानी हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। ये सब कहानी होंगी, आपको मजा आएगा, हर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि आपको इससे ज्यादा कुछ भी अभी फिलहाल याद रखने की जरूरत है, एंड दीज आर द थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको बताने थे कि इतना याद रख लेना तो मजा आ जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, बाकी मैं देख पा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इनके थ्रू ही होंगे, और जो एडिशनल होंगे वो मैंने बताने कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, कूल कूल कूल, सुपर कूल। ओके गाइस, चलो, होप सो गाइस यू अंडरस्टूड, एंड मजा आने वाला है इस सेशन में, और आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल सब कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको सब कुछ सिखाने वाला, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ईयर 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो भी आए होंगे करंटली, जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली आए होंगे, जो करंट ईयर में भी आए थे 2023 और 2024 में, वो मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में कवर करूंगा। हालांकि मैं पहले करता हूँ, लेकिन आज मैं लास्ट में करने वाला हूँ, तो पहले जो उससे मतलब 2022 के बाद के, या वहां से स्टार्ट करके जो भी क्वेश्चन है पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बॉस, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, सो डोंट वरी, जो करंट ईयर के क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन, और उसके थ्रू ना मैं आपको बता दूं, जितने भी इस चैप्टर से आज तक हिस्ट्री में नीट के आपके क्वेश्चन आए वो सारे हो जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा, और आपको क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा मजा आएगा कि नहीं, ये हमने सीख लिया। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of डेंसिटी नहीं भाई, चार्ज ZA
इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन, और आप समझ गए होंगे क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस की बात कर रहा है। यानी बच्चों अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं, सबसे पहले क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें, ऑप्शन सारे देख लें भाई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस, मेरी जो राइटिंग है ना भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट वो थोड़ी सी रफ हो सकती है आपके लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करने पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके सर, तो भाई ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट है। तो देखो भाई, आप सबने पता है अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्ड कराया गया था न्यूक्लियस के ऊपर, तो वहां पे वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, देखो ये न्यूक्लियस है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, डन डन डन, वो कितने पास न्यूक्लियस टकराया नहीं इससे, कितने पास तक आ गया है ना, उसके कितने पास तक वो आ गया, उसके बाद वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो वो जो डिस्टेंस है कितने पास तक वो आया, उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं ना भाई। ओके सर, मतलब आप ऐसे मान लो ये आपका, ठीक है, इतने पास तक आया, सपोज करो ये न्यूक्लियस है आपका यहाँ पे, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है बॉस, उस पे जो चार्ज होगा, आप सबको पता है न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है बच्चों, वो जेड टाइम्स ऑफ ई होता है, ठीक है, जेड टाइप है ना, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जेड एटॉमिक नंबर, क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन है तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अल्फा पार्टिकल चंदे मेरे यहां से भाग के आ रहा होगा, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, याद आया बॉस? यस सर, इसका मास m मान लो, इसका स्पीड v मान लो, और इस पे जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पे, वो आप सबको पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस, ये भी तो मैंने आपको बताना है। ये छोटी छोटी लेकिन खोटी बातें सब पता होनी चाहिए। डबल होता है भाई, डबल किसका भाई? प्रोटॉन का भाई, ठीक है। सो हम लिखेंगे 2q, है ना, और q क्या लिख लेंगे सर? 2e, e लिख लेंगे ना भाई, क्योंकि हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल लेना है। अब ये जब जा रहा था हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहां तक तो ये गया, लेकिन ये आगे नहीं पहुंच पाया, यहां तक गया और वापस आ गया। तो आप देखो ये कितने क्लोज गया न्यूक्लियस के, बस यही समझो आप। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं बट डी से। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था, उसने देखा यार ये गया फिर वापस रिटर्न हो गया, इनके बीच में रिपल्सन हुआ होगा, तो उसने देखा भाई यहाँ पे तो रिपल्सन हुआ होगा, तभी ये हुआ। और आपको पता है जब अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जी के साथ जा रहा था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब वो उसके पास गया तो इसने इनमें रिपल्सन फील हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हुई होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं आपको बता दूं, बस अगर कभी भूल जाओ तो ये फंडा अप्लाई कर लेना। यहां पे बच्चों आप लिखोगे हाफ mv² और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको पता है k q1 q2 अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस, दैट इज d, एनर्जी का फॉर्मूला भाई। तो यहां पे देखो हाफ mv² k, पहला चार्ज किसको मान लो? प्रोटॉन का चार्ज कितना है सर? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ e, एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है सर? z टाइम्स ऑफ e, एंड d तो निकालना है भाई लोग, d तो निकालना है। न्यूमेरिकल ना अपने आप हो जाएगा, टेंशन न्यूमेरिकल की तो टेंशन ही मत लो, आप बस इस पे फोकस कर लो, ठीक है भाई लोग। ओके सर, अब डी यहाँ पे लेके जाओ, देखो डी इधर लेके जाओगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, mv² डाउन जाएगा, तो भाई जी ये हो जाएगा d इक्वल टू 2 इधर जाएगा, 2 पहले से 4k और z भी है, और e का स्क्वायर हो जाएगा, और डाउन में जाएगा mv²। ओहो यस सर, k आप सबको पता है भाई, ये k जो है क्या है? दिस इज योर कांस्टेंट, है ना, k की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ये इसकी वैल्यू पुट करके कर देगा। दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड? कांस्टेंट आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बच्चों ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती है ना, पता है क्वेश्चन क्या आते हैं? अगर इस क्वेश्चन की आप बात करो अपने कि बताओ भाई जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो एम पे कैसे डिपेंड कर रही है, मास पे कैसे डिपेंड कर रही है इस पार्टिकल के। तो देखो मास के अगर यहां देख पा रहे होंगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद सिंगल पावर। फाइंड आउट द ऑप्शन, टिक करो, उड़ा डालो बॉस। न अगर ये नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा सर? भाई आप रट सकते हो तो रट लो, नहीं रट सकते तो भाई कॉन्सेप्ट सीखो ना यार। ये भी क्वेश्चन होगा, आगे आने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये कांस्टेंट, ये कौन, जेड, भाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंगल पावर के। अगर ये पूछता तो ये आंसर होता कि बताओ उसके एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, समझ गए ना? ओ माय गॉड यस। अब देखो ई भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? वेलोसिटी, उत्तरी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 क्वेश्चन लाइन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, अमेजिंग मैन, ठीक है बॉस। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली वो पूछ रहा है कि बताओ जेड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप कर लेंगे, या वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा आप। यानी लगातार आपके नीट पीआईक्यू में 3 क्वेश्चन मेरे को क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पे ही दिख रहे हैं, तो मैंने एक करा दिया, बाकी सब ये बता दिए, हो जाएंगे, अपने आप कर लेना, घर जाके खुश हो जाना, मजा आ जाएगा,
ठीक है भाई, कर लोगे ना यार, मैं बढ़ूंगा आगे कॉन्सेप्ट। देखो कमाल है गाइस, आप क्वेश्चन दो मेरे को, उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, और आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, और आपका कंप्लीट रिवीजन भी होगा। दिस इज द बेस्ट 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 टेक्निक। कितनी बार मैंने रिपीट किया, इस बात को समझो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो मस्त तरीके से, और उसको रिवाइज करते रहो, आपको नीट में ऑसम ऑसम मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, हु इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोला, यस, determined the mass of electron by measuring the charge of electron। ओ इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई, इनडायरेक्टली किस इंसान ने डिटरमाइन किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, क्या करके, बाय, यही बोल रहे हैं ना भाई, मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो भाई, बाय मेजरिंग द चार्ज, बस उस इंसान का नाम याद रखो, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। उसने बोला कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। उसने बोला एक्सपेरिमेंट से उसने रिप्रेजेंट किया जी, जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया, यही क्वेश्चन है, कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है, क्वांटाइज। तो आप सबको पता है बच्चों, ये किसने दिया था, ऑप्शन आप देख लो, मिलिकन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन। ऑब्वियसली मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यही है ना ऑप्शन में, यस। तो याद रखेगा हर बच्चा, मिलिकन्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ये उन्होंने बताया था कि भाई मास का जो मेजरमेंट है वो मेजरिंग बाय द चार्ज, उस मेथड से बोला था, और उन्होंने बोला था जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है, और ये मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो इनडायरेक्टली इन्होंने बताया था। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो डेटा है, याद रख लेना, देयर इज नो न्यूमेरिकल, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल डेटा, राइट। ओके बच्चों, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यू अंडरस्टूड द, जो भी है उसको याद ही तो रखना है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ये वाली वो पार्ट है जो दोनों में काम आएंगे। सबसे बढ़िया बात है ना, आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। सोने पे सुहागा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि वो क्वेश्चन हिस्ट्री में आई थिंक एक ही बार आया, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद कभी नीट की हिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन क्या पता आ जाए, तो क्यों छोड़े, याद रख लेते हैं तो मजा आएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे हमारे को फिर। चलो भाई, उसने बोला इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने अल्फा पार्टिकल वाला जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच देखा था ऑब्वियसली, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इंपैक्ट पैरामीटर b इक्वल टू 0। मतलब वो बोल रहा है जो इंपैक्ट पैरामीटर है ना भाई, इंपैक्ट पैरामीटर आप सब बच्चों को अगर याद आ रहा है, ये तो बच्चे 12th लेवल पे आराम से इस फॉर्मूले को देखते भी है, ऑब्वियसली एग्जाम में आता रहता है डेफिनेशन। इंपैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट कर रहे हैं, वो बोल रहा है इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है तो बताओ थीटा कितना होना चाहिए भाई। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, इसका फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट आपने फॉर्मूला, 4 नंबर अगर आ गया तो मिल जाएंगे आपको इजीली। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई वो गायब हो गए नंबर, ठीक है। तो भाई जो इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है ना बच्चों, जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के ई लिख देता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी है जो इंसिडेंट पार्टिकल है, राइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी है फिलहाल यहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है भाई इंपैक्ट पैरामीटर का। जेड क्या है भाई, एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई एप्सिलॉन सब कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी है। हमें कॉट से मतलब है क्योंकि कॉट में है थीटा, थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। बच्चों ऑप्शन देख के आप बता सकते हो आराम से, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री। आप खुद देखो बी जीरो कब होगा, बी जीरो कब होगा, जब ये पूरा पार्ट 0 हो जाए, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और थीटा क्या लू जब कॉट 0, देखो भाई थीटा अगर आपने 90 डिग्री लिया तो कॉट 90 नहीं, सॉरी 90 नहीं, 180 डिग्री, 180 डिग्री लिया तो 180 बाई 2 होगा, तो ये बनेगा बच्चों कॉट ऑफ 90, और कॉट 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी आपके पास, आप सबको ये चीज पता है, ये 0 बनेगा। क्यों, ये 10 का अपोजिट होता है ना भाई, अगर ये 10 90 होता तो इनफाइनाइट ना हो जाता, समझ गए आप। इसीलिए यहाँ पे जो एक एंगल थीटा है इट शुड बी 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा जब इंपैक्ट पैरामीटर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। इसलिए वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में दे रहा था, 180 डिग्री में। अंडरस्टूड, यस। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर गाइज, एंड थीटा मस्ट बी 180 डिग्री फॉर इंपैक्ट पैरामीटर जो 0 होगा। होप सो आप समझ गए होंगे। मेरा ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मतलब था ये फॉर्मूला आपको याद दिलाना, बात खत्म, ठीक है। बाकी आप स्मार्ट है, होशियार है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, और सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट हम 100% इन न्यूमेरिकल के थ्रू बच्चों सीखने वाले हैं। अप्लाई करना और उनको बेस्ट तरीके से रिवाइज करना।
ये आप मान के चले, और लिस्ट बनाने के लिए आप तैयार रहो भाई लोग, देखते मत रहना, लिस्ट बना लेना बढ़िया तरीके से, न्यूमेरिकल भी आपने भी सॉल्व करने हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं लिखाऊंगा, जो फॉर्मूला और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो सबकी लिस्ट बना लेनी है बढ़िया तरीके से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, लेकिन तेल निकाल देगा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता और उसके कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, तो पक्का परेशान करेगा। देखो मैं बोल रहा हूं ना आपको, मॉडर्न फिजिक्स में जितने क्वेश्चन छोटे उतने खोटे हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे लगभग 99%, लेकिन कैलकुलेशन में आपको बंदा फंसा सकता है। हाँ, क्वेश्चन तो आधी लाइन में फिनिश हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स है, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी यहाँ पे आपकी काम आएगी आपकी पावर ऑफ कैलकुलेशन, यू नो हाउ फास्ट यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द नंबर्स विद एक्यूरेसी, ये मैटर करेगा, ये स्किल होनी चाहिए आपको यहाँ। बाकी तो फॉर्मूला तो हर बच्चा याद करके जाएगा ना भाई। देखो भाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, ठीक है, ओके, एट नंबर 53, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 53 है एंड मास नंबर 126 है, और वो आयोडीन की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका जेड दे रखा है 53 और उसका ए दे रखा है भाई 126, इतना ही दिया है ना भाई। ओके, बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। तो भाई रेडियस निकालने के लिए किसी भी एटम की, आयोडीन एटम की बात कर रहा है, उसमें किस ऑर्बिट में ये पता होना चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, लेकिन चूंकि रेडियस एक न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालनी है, कोई रेशियो वगैरह नहीं पूछा उसने, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बताऊंगा ना भाई, देखो आर का उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर आपने रेडियस निकालना है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। ये इसमें वैल्यू पुट करोगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10, ये तो हम कर ही लेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट का नंबर बता दो भाई, नहीं पता तो पता होना चाहिए। z कितना है सर, वो तो सर दे रखा है, कितना 53। तो देखो बच्चों 53 को आप क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली तो 53 आपका एटॉमिक नंबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 और कितना बनेगा 7, राइट। एक बार आप चेक कर लेंगे। तो टोटल ऑर्बिट कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है भाई। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है। कभी कभी ऑर्बिटल नंबर अगर ना गिवन और कुछ भी डिफाइन ना किया हो तो उसका इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। डन मस्त तरीके से, ऑल द वैल्यूज आर गिवन, नाउ यू पुट दिस वैल्यू और कैलकुलेशन पे फोकस करो। देखो जब आप r निकालेंगे उस फिफ्थ ऑर्बिट का, है ना, जो टोटल है उसके पास, तो यहां लिखेंगे 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू दैट इज 5 का स्क्वायर, और जेड है बच्चों 53। तो देख सकते हो आप 53 कमाल है ये, और देखो ये भी 53, बस ये 0.2 है तो -2 एक्स्ट्रा कर लेना यहाँ पे, तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, -10 -2, अंडरस्टूड, और ये आ जाएगा 25। तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तो 2.5 लिख लो उसको, तो 10⁻11 हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, यस सर है, नहीं है, हाँ है, बिल्कुल इतना मीटर, इतने मीटर उसकी रेडियस होगी, ठीक है भाई। वहां ध्यान देखना 2.5 10⁻9 भी है, 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -12 है, 25 है और ऑप्शन में 2.5 है, तो एक पॉइंट इसको दे दिया तो -11 बचेगा। सिंपल। दिस इज अमेजिंग टेक्निक, आपको फॉर्मूले को बहुत स्मार्टली यूज करना है ना। एन नहीं गिवन था तो हमने कॉन्फ़िगरेशन से टोटल ऑर्बिट काउंट कर ली भाई, ठीक है, और हम यार डर रहे थे यार 53 है कैसे होगा, देखो उसने इस तरीके से एडजस्ट किया 0.53, तो हमें पता ही है उसकी जो वैल्यू होती है रेडियस की कांस्टेंट में, राइट, वो नंबर तो हमें पता ही था, बस हो गया, वैल्यू पुट की, सॉल्व कर लेंगे, मस्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मजा आएगा आपको, तो ये अलग से लिख लेना, ये रिलेशन तो हमें पता ही था, ये भी लिख लेना, दिस इज योर नोट, दिस इज योर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अल्टीमेट। देखो मैंने आपको बोला ना, हर क्वेश्चन आप करोगे, हर डिफरेंट क्वेश्चन आप करोगे, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लिखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तुरंत ही। ओके, चलो भाई, उसने बोला लेट T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom। सबसे पहले लिख लो क्या बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। ओके, किसकी, ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस पे ध्यान देना है आपने, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो जेड तो आपको 1 ही हो जाएगा पहले, ठीक है, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है ना बच्चों, देखो अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो इसको N1 लेते हैं, और ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी ऑर्बिट आएगी 2 पर, वो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में उसकी फर्स्ट एक्साइटेड होती है, फर्स्ट एक्साइटेड, बस इतनी बात है। और सेकंड एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड जहां पे उससे ज्यादा एनर्जी होगी ना भाई ग्राउंड से, तो ग्राउंड के जस्ट बाद वाली फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन, यानी सेकंड कहां मिलेगी, जब n की वैल्यू 3 होगी। फर्स्ट एक्साइटेड कहां मिलेगी, जब n की वैल्यू 2 होगी, एंड दिस इज 3। कूल, सुपर कूल। और उसने बोला T1 एंड T2, उसने बोला T1 एनर्जी है और T2 भी एनर्जी है। T1 एनर्जी है एट फर्स्ट एक्साइटेड पे, एक्साइटेड स्टेट, और ये आपकी सेकंड एक्साइटेड, ठीक है, स्टेट।
ओके, एक्साइटेड स्टेट यहां पे आपने समझ लेना है। चलो भाई, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2? क्या बात कर रहे हो, कर दोगे, अपने आप कर दोगे भाई। टोटल एनर्जी की बात कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और आपको पता है किसी भी ऑर्बिट में जब टोटल एनर्जी की बात कर रहा है तो वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, यानी टोटल एनर्जी एन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी पहली ऑर्बिट में निकालना है, किसी दूसरी ऑर्बिट में निकालना है, चूंकि इनवर्सली है तो N2 ऊपर जाएगा, N1 नीचे जाएगा, सिंपल कहानी। और आप सबको पता है N2 की वैल्यू क्या लेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2 का स्क्वायर, तो बच्चों 9/4। खत्म कहानी ना भाई। आप देख लो यार, कॉन्सेप्ट भी सीख लो, अप्लाई करना भी सीख लो। यानी आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो जिस भी, अगर देखो ये बोलता कि फर्स्ट, वो तो चलो आप जब सीरीज करेंगे ना, लाइमन बामर एंड ऑल, वहां मैं बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए उसने बोला था हाइड्रोजन एटम के लिए बताओ भाई उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम जो ग्राउंड स्टेट है उसके रेफरेंस में जो अपर वाली होगी, तो वहां से फर्स्ट, 2 से फर्स्ट, सेकंड, फिर 3 पे सेकंड और 4 पे आपका थर्ड होगी, मतलब एक कम वाली है ना, उसको हम उसका नाम देंगे। बस यही याद रखना, बाकी फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करके आप आंसर उड़ा सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल से है, जस्ट पढ़ो, देखो और उड़ा डालो, फिर भी करेंगे जरूर भाई। अच्छा है, वैसे तो कर लोगे, केमिस्ट्री के दम पे भी कर लोगे, फिजिक्स तो छोड़ो आप, राइट। उसने बोला फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। इसमें से किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं होगा? देखो भाई, बोहर मॉडल उसके लिए वैलिड नहीं होगा जिसके ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना होकर उससे ज्यादा हो, क्योंकि बोहर मॉडल जो मॉडल होता है वो वैलिड होता है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे ऑब्वियसली, यानी उनका सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस उनके ऑर्बिट में, सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन है भाई, जैसे आप हीलियम ले लो, हीलियम 2He4 सिंगल आयनाइज्ड है, बिल्कुल होगा। ड्यूट्रॉन ले लो, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो, कोई भी लेते हो ना, लिथियम लेते हो तो लिथियम के पास कितने हैं और वो कितना आयनाइज्ड होना चाहिए, डबल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके ऑर्बिट में। अगर इन सारे ऑप्शन में आप ध्यान से देखो, नियोन उसने बोला सिंगल आयनाइज्ड नियोन है, क्या ये बोहर मॉडल में के लिए वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसके ऑर्बिट में तो एक है, यानी सिंगल आयनाइज्ड नियोन जो है, सिंगल आयनाइज्ड, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बोहर मॉडल, दिस इज नॉट वैलिड फॉर बोहर मॉडल, राइट। तो यहां पे वैलिड नहीं हो पाएगा, बस इतना आप समझ गए होंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे कॉन्सेप्ट, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी टाइप के हैं, सबका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं मस्त तरीके से। तो बच्चों बड़े ऐसे लिखते रहना, बड़े से नोट्स बनाते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना, और कहाँ पे गलती कैसे हो सकती है वो सारी चीज मैं यहाँ पे बताता चलूंगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूला हो या फिर कैलकुलेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरे जुबान, उसने बोला टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी ऑर्बिट में, हमें नहीं पता। अगर आप ध्यान से समझे ये किस ऑर्बिट में होता था, याद करो एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी फर्स्ट एक्साइटेड यानी सेकंड स्टेट में जब 4 से डिवाइड करोगे तो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर N3 में -1.5, इसको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत आने वाले हैं बच्चों, ये आप मान के चले। मैं चाहता हूं हर बच्चे को ये याद हो जाए बेहतरीन तरीके से। और फिफ्थ स्टेट की अगर मैं बात करूं, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, मतलब ये वाली, मतलब उसकी स्टेट इस समय जो है वो सेकंड स्टेट में है, अपने सेकंड ऑर्बिट में, यानी ग्राउंड स्टेट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। समझ गए? ओह माय गॉड, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली। बताओ भाई उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दे दनादन भाई, उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे। अभी बताया था मैंने कि अगर आपको टोटल एनर्जी पता है किसी भी ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बस आपने याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव लेना, माइनस है तो बस प्लस लिख दो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चांदी फेरे, पोटेंशियल एनर्जी वो डबल होती है टोटल एनर्जी की, यानी टोटल एनर्जी की डबल, यानी 2 इंटू माइनस, और माइनस के साथ लेना क्योंकि पोटेंशियल और टोटल दोनों की दोनों नेगेटिव होती है, तो आ जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में,
ढूंढ लो भाई ऑप्शन, ये डेटा याद रखो ना भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी आपको समझो, मेरा मेन मुद्दा है इसको याद करो, याद करो, जस्ट रिमेंबर इट, राइट, जस्ट रिमेंबर इट एंड यू विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस गाइस। ये आप मान के चलो, दिस इज द मैजिक। कूल है, सुपर कूल है सर, नॉट इवन इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, और हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके, एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बेस्ट स्कोर के लिए ड्रीम बड़ा रखेंगे अपने नीट फिजिक्स में, जो आएगा 100% हर बच्चे का शेयर करना मेरे साथ, ठीक है बॉस। तो बच्चों कहानी बदलती हुई यहाँ से और नए कॉन्सेप्ट की एंट्री होते हुए, तो यही तो कमाल है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें सारे कॉन्सेप्ट घूम घूम के हमें सीखने को मिलेंगे, राइट। और क्वेश्चन भी हम करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है भाई। देखो उसने बोला था रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, समझो, यानी वो बोल रहे हैं लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। अब इसके थ्रू क्या होगा, इस क्वेश्चन के सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, इसके बाद कितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में वो सारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई लोग, ठीक है। लास्ट लाइन पे फोकस करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड व्हाट इज द बार्मर सीरीज, ये कब बनती है। फिर बोला है कि भाई फर्स्ट लाइन किसकी है, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओ यस, लाइमन पे फोकस करो और इसकी फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। तो धुआंधार खिलाड़ियों, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर न्यूमेरिकल तो हम एम आई सॉल्व कर लेंगे, हम फंसेंगे ही नहीं ना भाई, और आने वाले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे ना भाई। ओके, तो जल्दी से पहले ये स्पेक्ट्रल सीरीज का जो पूरा डायग्राम है ना, एनर्जी लेवल, ये सब बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, जिससे हेल्प आपको ऑसम मिले। बच्चों अगर ये ग्राउंड स्टेट है N1, तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, फिर ऐसे ही हम बनाएंगे, और एनर्जी गैप आपको पता है किस तरीके से चेंज होता है, फिर ये बना लेंगे 4 पे, फिर ये बना लेंगे 5 पे, और एशॉन एंड लास्ट में हो जाएगा इनफाइनाइट। कूल। आप सबको बताया इलेक्ट्रॉन किससे भी हायर स्टेट से अगर डायरेक्ट ग्राउंड पे आएगा तो लाइमन सीरीज बनाता है, किसी भी, यानी ग्राउंड पे आने के लिए उसको या तो वो 2 से आएगा या 3, उसके लिए तो हायर है सारी, कहीं से भी आए, इन्फिनिटी से आए, कहीं से भी। तो बच्चों अगर वो ग्राउंड पे आ रहा है तो ये लाइमन सीरीज के अंदर आएगा, यहाँ लाइमन सीरीज बनेगी, ठीक है। और लाइमन सीरीज यूवी रीजन में होते हैं, ये भी याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं भाई लोग, ये समझने का, ठीक है। यानी अगर लाइमन सीरीज की वो बात कर रहा है तो एन जहां पे वो आ रहा है, यानी उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी है N1, वो आपकी 1 हो जाएगी लाइमन के लिए, ठीक है, जो उसकी लोवेस्ट एनर्जी है, समझ गए। और वो 2 से भी आ सकता है, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, कहीं से भी आ सकता है भाई लोग। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है और अपनी अगर जस्ट ऊपर वाली से आ रहा है, यहां से जस्ट ऊपर वाली से, इसके जस्ट ऊपर वाले, तो बच्चों ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर वाली जो उसकी स्टेट होती है, ये ऑर्बिट होती है, इसको कहते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इसके नाम याद रखो, क्योंकि रेस्पेक्टिवली हर ऑर्बिट में वैलिड होंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो उसकी, किसकी, ऑफ लाइमन, या इसी को बोलो फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, या तो वो ऐसे बात करेगा तो समझ जाना, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन की अगर वो वेवलेंथ की बात कर रहा है तो N2 की वैल्यू आपने 2 लेनी है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर से आना चाहिए, ठीक है। और इसी को कहते हैं बच्चों उसकी फर्स्ट लाइन वर्ड भी इसी के लिए यूज किया जाएगा, चाहे वो सेकंड में आए तो उसकी फर्स्ट लाइन 3 होगी, उसके जस्ट ऊपर वाली, ये याद रखना है भाई लोग, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 पे आ रहा है और बिल्कुल मैक्सिमम इन्फिनिटी से आ रहा है बच्चों, इन्फिनिटी से आके 1 पे गिरा, तो इन्फिनिटी से आने का मतलब वो उसकी लास्ट लाइन के लिए यूज होगा, लास्ट लाइन। और बच्चों इसी को कहते हैं जब वो वहां से आए, दैट इज, अगर एक चीज और, अगर वो जस्ट पास से आएगा, जस्ट पास से, इसका दूसरा नाम एक और होता है बच्चों, इसी को जो वेवलेंथ यहां रिप्रेजेंट करेगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पास से आने पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ यहां से वो इमिट करेगा, है ना। और जब वो इन्फिनिटी से आएगा, या तो लास्ट लाइन बोलो या उसको उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलो, ये सारे टर्म याद रखो भाई लोग, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दो, है ना, यानी मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, ये ऐसे बोल सकता है।
तो ये कहां से आ रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अंडरस्टैंड करना, तब क्वेश्चन हो पाएगा, वरना भाई देख लो गलती होने के चांस घने हो सकते हैं। और अगर वो कहीं से भी आ रहा है हायर स्टेट तो सेकंड पे गिरे जाके, यानी थर्ड से आएगा या फोर्थ से आएगा या फिफ्थ से आएगा या इन्फिनिटी से आएगा, तो जब वो सेकंड पे गिरे बच्चों, आप सबको पता है बारमर सीरीज सेकंड पे आने से बनती है, और इसके जस्ट ऊपर उसकी फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट लाइन, जो भी आप बोलो, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट मेंबर बोला, या उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी उसके जस्ट ऊपर से, इन्फिनिटी से तो यही वाला सबके लिए, ये सबके लिए वैलिड है। 3 पे गिरेगा तो 4 से आएगा, 5 से आएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनाएगा वो, है ना, 3 के लिए, यानी लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ऑब्वियसली पार्शियन सीरीज बनाएगा। ये तो अब याद होंगे ना। 4 पे आके गिरेगा बच्चों, आप सबको पता है ब्रैकेट सीरीज बनाता है, और 5th पे 6 से आएगा, 7 8 उससे हायर से, तो वो पी फंड बनाता है, आप सबको पता है। बस ये टर्म्स याद रखना इसके अकॉर्डिंग, और आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बैक टू योर क्वेश्चन, फोर डालेंगे उसको। ओके बच्चों, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को मस्त तरीके से, ठीक है। देखो जैसे कि इसने बोला रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, अब तो उड़ा डालेंगे, ठीक है। तो भाई इसने बोला है लास्ट लाइन बार्मर की, ओके, और फर्स्ट लाइन आप सबको बोला है ऑफ लाइमन। तो देखो अब यहीं से लिख दो आप, कोई टेंशन नहीं है। देखो लास्ट लाइन किसकी, बार्मर, तो बार्मर के अकॉर्डिंग जो उसका वेवलेंथ जब हम लिखेंगे, पहले उसको लिख लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू, और किसके लिए बात कर रहा है, और रेशियो ऑफ दिस 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 दिस, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, तो RZ² लिख सकते हो आप, RZ², 1/N1² माइनस 1/N2², ठीक है बच्चों, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि लास्ट लाइन ऑफ बार्मर, बच्चों बार्मर कब बनती है, सबसे पहले समझो वो होगा कहां पे इस समय, वो तब बनती है जब वो कहां से आ रहा होगा, लास्ट लाइन से आ रहा होगा, कहां पे आ रहा होगा, बार्मर बनाने के लिए आ रहा होगा, तो 2 पे आ रहा होगा। तो N1 जहां पे वो आता है उसको, यानी जो उसकी लोवेस्ट स्टेट है, बार्मर है जहां पे आना है उसने, दैट इज 2, और कहां से आ रहा है, लास्ट लाइन बनाएगा तो इससे जस्ट ऊपर वाले से, यानी 3 से, लास्ट लाइन नहीं फर्स्ट, दिस इज इन्फिनिटी, फर्स्ट लाइन है ना, तो फर्स्ट लाइन पे होता है जस्ट ऊपर, यानी लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी होगा ना भाई। ओके सर, अभी अभी हमने देख लिया, तो बार्मर बना रहा है तो N1 उसका 2 ले लेंगे, यहाँ पे जब आप लैम्डा बार्मर के लिए लिखोगे बच्चों तो RZ² आ जाएगा, यानी 1/N1 कितना है, 2 का स्क्वायर, यानी जहां पर आएगा आफ्टर ट्रांजिशन, और ये जहां से आएगा, यानी ये हायर स्टेट और ये लोअर स्टेट, ऐसे भी याद रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। माइनस, चूंकि वो लास्ट लाइन बनाने के लिए आ रहा है तो इन्फिनिटी से आना चाहिए, कूल सर, तो हम लिखेंगे 1/λb, तो ये हो जाएगा RZ², और यहाँ बचेगा 1/4, क्योंकि ये तो देखो 0 हो रहा है, ये बन गया। यानी अगर मैं यहाँ से इसको जस्ट रिवर्स करूँ, देखो अच्छा चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/λb को लिखेंगे RZ²/4, है ना, और लैम्डा बी आपका आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, RZ², फर्स्ट इक्वेशन मान लो बच्चों, उसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर बात कर रहा है फर्स्ट लाइन किसकी, लाइमन, और लाइमन पे आ रहा है, लाइमन बना रहा है तो N1 आपका 1 होना चाहिए, और फर्स्ट लाइन है तो जस्ट ऊपर से आ रहा है उसके, यानी N2 आपका 2 हो जाएगा, सिंपल, कूल है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/लाइमन के लिए RZ², यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो भाई, ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। RZ² 4, देखो इसका एलसीएम, ये 2 to 4, 4 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, यानी 4 - 1/4, तो बच्चों बन जाएगा 3RZ²/4, यानी ये आएगा 1/λ, इसको रिवर्स करो, यानी लैम्डा एल निकालो, 4 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 3RZ²। नाउ सी गाइस, कूल सुपर कूल। अब आपको चाहिए इसका रेशियो किसका, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन बार्मर टू लाइमन चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड करो, तो लैम्डा एल, तो ये भी 4/3RZ² है बच्चों, 4 कैंसिल, ऊपर जाएगा 3/1 इज द आंसर। चेक कर लो भाई, है गलत किया मैंने कुछ, क्या गलत किया भाई, 4 सर मैंने यहाँ पे गलत किया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, है ना, यही बोल रहा था ना भाई, ओ हो माय मिस्टेक गाइस, दोनों की लास्ट लाइन है यार, दोनों की लास्ट लाइन है, हाँ क्या हो गया मेरे को, फर्स्ट लाइन नहीं है लास्ट लाइन है, और आप बता भी नहीं रहे हो चिल्ला के, लास्ट लाइन थी दोनों की। अगर दोनों की लास्ट लाइन है तो बस N2 इनफाइनाइट लेना था आपने, तो ये इनफाइनाइट होना था, ठीक है, और ये 0 हो जाना था, तो सिंपली आपके पास यहाँ बचेगा गाइज 1/λ L = RZ², ये बचेगा, यानी आप 1λ L = 1/RZ² हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स करोगे लैम्डा L निकालने के लिए, और यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे बच्चों
तो ये आ जाएगा 1/r/z²। r/z² कैंसिल तो केवल 4 बचेगा, तो 4:1 आएगा। ठीक है, यानी बार्मर की भी लास्ट लाइन है और लाइमन की भी लास्ट लाइन है, और उनका रेशियो जो है वो 4 आ रहा है, 4:1। अगर लाइमन ऊपर ले जाओ बार्मर तो 1:4 हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। देखो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी थी भाई। चलो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना भी आएगा, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हाई यस, आगे बढ़े। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी मेरी जुबानी देख ले तो उसका कांसेप्ट क्या है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या उसमें कोई डिफिकल्टी हो सकती है, लेट्स सी। बच्चों उसने बोला है राइट द गिवन वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻7 पर मीटर। 7 ही है क्या? यस, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों आपको दे दी है 10⁻7 पर मीटर। ठीक है भाई, ठीक है, ऑसम ऑसम। फिर क्या बोला, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। वेव नंबर का मतलब 1/λ की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि इसको 1/λ को ही हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसको वेव नंबर कहते हैं। ये तो आपको पढ़ा होगा भर भर के केमिस्ट्री में, राइट। और बच्चों उसने बोला है कि लास्ट लाइन अगेन, देखो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, किसकी? बार्मर। अगेन बार्मर सीरीज की लास्ट लाइन है भाई, इंक मेरे को डालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ओके, वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई हाइड्रोजन के लिए Z हो गया आपका 1। तो सिंपल फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू r/z²। 1/ लास्ट लाइन है बार्मर, तो बार्मर के लिए जो N1 होगा तो 2 हो गया, और चूंकि लास्ट लाइन है तो N2 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। कमाल हो गया है तो सर यस, 2 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, यस, ये तो हो जाएगा बच्चों 0। तो 1/λ पूरा निकालना है, क्योंकि इसी को वेव नंबर कहते हैं। R की वैल्यू कितनी है? 10⁻7, और Z कितना है? 1। तो 1/ क्या बचेगा? 4। तो बच्चों 10⁻7/4 यानी 0.25 इंटू 10⁻7, ये आपका आंसर होना चाहिए। चेकआउट योर ऑप्शंस। ठीक है, 1/λ है। ठीक है बॉस, यस सर। होप सो गाइस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना घना आसान है ना भाई। अब तो मजा आ रहा होगा। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से पहले पढ़ेंगे, आप भी पढ़ लिया करो, बढ़िया से देखा करो, फिर सोचा करो, इमेजिन किया करो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, क्या है, कैसे सॉल्व करूंगा, बस ये ध्यान दिया करो आप। ठीक है, उसने बोला कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ठीक है, यूजिंग, देखो भाई हीलियम आयन दे रखा है, उसकी थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू तो ले लेंगे 3। हीलियम आयन है भाई, आपको यहाँ पे समझ में आ ही रही होगी, और इसका जेड वेड जो भी है वो आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर वो बोल रहा है कि ओके हीलियम आयन है, मतलब वहां पे हमें वो फॉर्मूला बोहर मॉडल वाला वहां पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो वैलिड होगा। इसका मतलब ये होता है यूजिंग नॉन रियलिस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी। इस ऑर्बिट में कितनी होगी, बाकी सब कुछ गिवन है, जो भी चाहिए होगा वो गिवन है। तो देखो Vn इक्वल टू बच्चों आप सबको पता है स्पीड 2.2 इंटू 10⁻6 Z/n। ठीक है, कूल। और थर्ड ऑर्बिट में बात कर रहा है तो हम लिखेंगे V3 2.2 इंटू 10⁻6, ये याद रखना है बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेड की वैल्यू हीलियम की 2 होती है, एन कितना है? 3 है भाई, सॉल्व कर लेना भाई। 2 यानी 4.4 इंटू 10⁻6 बाई 3 से डिवाइड कर देना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपको इसमें घनी तरीके से दे रखे हैं, दैट इज 1.46 10⁻6 मीटर पर सेकंड। आराम से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सिंपल, देख लो आपके सामने। मतलब ये फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा तो फिर ये इस डेटा के साथ याद होना चाहिए, और केवल रिलेशन पूछ रहा है कि कैसे डिपेंड कर रहा है एन पे, तो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंगल पावर, एन के इनवर्सली है, फिर ये रिलेशन है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू करने के लिए ये है, इसलिए इसका नोट बना लेना, इसके नोट्स में इसको लिख लेना। दैट इज अमेजिंग थिंग। ओके बच्चों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज होंगे, लास्ट में आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। एक बार रिवीजन मांगता है बस, कि रिवीजन एक बार स्ट्रांगली हो जाए, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है बॉस। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं देखूं उसको पढ़ते ही समझ सकते हो। उसने बोला 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 ऑन कोलिजन। जब भी कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, आप ये चीज तो याद रखो, यहाँ पे कोलिजन का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा कोलिजन है ये देख लिया करो। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इनिशियल स्पीड u1 है, एक पार्टिकल है जिसका मास m2 इसकी इनिशियल स्पीड है, और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन कोई भी हो तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी होगी वो भी आपकी कंजर्व रहेगी। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन कोलिजन वन ऑफ पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू द हायर लेवल,
ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल बी v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव। तो उसने वही बताया, बताओ उनकी एनर्जीज में क्या रिलेशन होगा। तो मैंने अभी बताया ना आपको, देखो भाई उसने बोला है कोलिजन के दौरान किसी एक पार्टिकल को बाहर से एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी लेके वो हायर स्टेट पे चला जाता है। तो क्या मतलब है इसका बच्चों, हम लिखेंगे उसकी इनिशियल एनर्जी दोनों की और फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लो बिना सोचे समझे। यहाँ पे आप लिखोगे हाफ m1u1 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे हाफ m2u2 का स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक है। और जो फाइनल एनर्जी है बच्चों उसकी वो हो जाएगी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों को ऐड करना है। और चूंकि एक पार्टिकल को एक एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिली है, स्मॉल ई ऐसे कुछ लिखा है, उसको ऐड कर दो, यानी फाइनल वाली साइड में ऐड करना है। ऑप्शन में अगर ये नहीं है, इसको आप इधर ला सकते हैं, तो ऑप्शन में ये होगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस ई, और इधर बचेगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ दैट इज m2v2 स्क्वायर। कूल गाइज, यू जस्ट अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और आपने ये करना है ना, सिंपल ये वाला केस है। तो ये इनिशियल वाली एनर्जी टोटल जो उसके पास थी, कोलिजन हुआ, आफ्टर एनर्जी कुछ गेन करी, तो आफ्टर वाले में ही इसको ऐड करना है। ऑप्शन में नहीं है तो आफ्टर वाले टर्म से इसको हटा के इनिशियल के लेके आओ, तो इसका साइन नेगेटिव नजर आएगा। ऑप्शन आप आराम से ढूंढ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल वे में आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी, हालांकि अब ये सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगे हैं। देखो धीरे 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 जितने फॉर्मूले हमने इनिशियली जिन भी क्वेश्चन में करे हैं वो सारे अब रिपीट होंगे, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं होले होले होले। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आराम से आप पढ़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हर साल कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है बॉस, उसने बोला इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। उसने बोला लाइमन, और इसके आगे सबसे पहले बोला लॉन्गेस्ट। देखो अभी बताया था मैंने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो तभी बनाएगा जब लाइमन बनाने के लिए उसको 1 पे आना पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट बनाने के लिए उस पे जस्ट ऊपर यानी 2 से आना पड़ेगा। ये टर्म्स याद रखने हैं बस। तो 1/λ, लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्स, आर हाइड्रोजन है तो आर ही लिखेंगे, Z1 हो जाएगा, और 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। अब तो समझ गए होंगे, ये लेते थे हम यहाँ पे N1 स्क्वायर, यहाँ पे लेते थे हम N2 स्क्वायर, हायर और लोअर स्टेट। अंडरस्टूड। तो 1/λ मैक्स बच्चों यहाँ से निकाल लेना, आर एलसीएम लोगे 4 बनेगा, 4 माइनस 3/4 बन रहा है, अब दिख रहा है। इसका उल्टा कर दोगे तो लैम्डा मैक्स आएगा, उल्टा करोगे तो 3r डाउन जाएगा, 4 ऊपर, तो 3r ये बनेगा। पहली आ गई। दूसरी क्या पूछ रहा है बच्चों, फिर उसने पूछा है कि लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज। तो क्या हुआ सर, लॉन्गेस्ट यानी इसमें भी वो लॉन्गेस्ट की ही बात कर रहा है, किसकी, बार्मर सीरीज। बार्मर है तो N1 2 पे आना पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट है तो जस्ट ऊपर से आना पड़ेगा। तो 1/λ बार्मर की लॉन्गेस्ट मतलब उसकी मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी R लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो 1/λ मैक्स आपका आ जाएगा, दिस इज R, यहाँ 9 यहाँ 4, यानी 9 माइनस 4, और नीचे 4 इंटू 9 दैट इज 36, तो ये बचेगा 5R/36। उल्टा करो बच्चों उसको, तो लैम्डा मैक्स ये किसके लिए आया, लाइमन के लिए, किसके लिए, बार्मर। उल्टा करोगे 36 ऊपर जाएगा, 5R नीचे। रेशियो बनाना है तो डिवाइड कर दो, अपने आप बच्चों आंसर आपको दिखने लगेगा। रेशियो बनाना तो डिवाइड कर दो, आंसर दिखने लगेगा, 5/27 आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके बता देना मेरे को, ठीक है भाई लोग। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ यू जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन स्मूथली हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, यस सर बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे ना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूंगा बच्चों, इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसको 2 पार्ट में कवर कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके थोड़े कॉन्सेप्ट भी हमने इनिशियली देखे थे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस है इसमें, और मैं आपको बता रहा हूं केवल ये क्वेश्चन ही कर लेना मेरे साथ, आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना जाएगा, एक गारंटी। बच्चे आप मेहनत करते रहें, खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जो भी दिक्कत हो मेरे को विदाउट एनी हेजिटेशन बच्चों आप बता सकते हो, और अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स, और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ये बहुत जरूरी है मेरे को बोलना है यार, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को भी नीड है आप सबकी हेल्प की, जिससे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चों की रीच में जाए, और हमें थोड़ी सी आपके अकॉर्डिंग ग्रोथ भी मिले, जिससे हम और मेहनत करें और मजा आए, और हमारा कंटेंट हमें पता चले कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है, और इसकी हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उनका फिजिक्स का डर दूर हो रहा है। बस ये मेरे को एहसास होना चाहिए आपके थ्रू। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।